Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं फिर से आप सभी के लिए निःशुल्क हिंदी टेस्ट पेपर 21। जी हाँ, इसके पहले 20 टेस्ट पेपर अपलोड किए जा चुके हैं, उन्हें आपने देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखें। और आज की मैं बात करूँ तो दोस्तों स्पेशली अब तक जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हुए हैं जिनमें हिंदी, सामान्य हिंदी या व्याकरण का अगर सिलेबस रहा है तो दोस्तों 99% एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की फिर से संभावनाएं हैं। ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन ये जो टेस्ट पेपर है इसमें हमने संकलित किया है। तो ये टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, अति आवश्यक है। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट पेपर की। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 गो धन ऐषणा। जी हाँ दोस्तों, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद की बात करें तो दोस्तों आपको इसमें देखना है, गो में छोटे ओ की मात्रा आएगी और ए भी यहाँ पे छोटा आएगा, यानी कि आपको जो है यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस वाले में, इसलिए आपको थोड़ा सा उत्तर को, चारों ऑप्शन को अच्छे से देखना है और उसके बाद ही आपको सही जवाब पे टिक लगाना है। तो दोस्तों अगर गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद की बात की जाए तो विकल्प 3 गो धन ऐषणा यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 अधिधन अधीन अध्याधीन। जी हाँ दोस्तों, ये गलत है। अधिधन अधीन का अध्याधीन होगा, ना कि अध्याधीन। बाकी सब सही हैं। तो तीनों विकल्प भी आप देख लें ताकि ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह से आपके जो है क्लियर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अधिधन आदेश अध्यादेश, अभिधन आगत अभ्यागत, अभिधन अर्थी अभ्यर्थी, ये तीनों सही है ऑप्शन। और जो विकल्प 3 है, जी हाँ दोस्तों, अधिधन अधीन, ये यहाँ पर गलत है। तो सही संधि विच्छेद नहीं है। क्वेश्चन को भी आप ढंग से पढ़े समझे उसके बाद ही जवाब दें। तो यहाँ पर विकल्प 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है। जी हाँ दोस्तों, स्वर व्यंजन गुण विसर्ग। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा साथियों विकल्प 4। जी हाँ, विसर्ग संधि। मनोदशा की बात करें तो मनः धन दशा, विसर्ग संधि यहाँ पर, तो विकल्प 4 सही जवाब है। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है। पुनर्जन्म स्वर व्यंजन विसर्ग आयादि। जी हाँ दोस्तों, अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विसर्ग संधि। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब है। पुनर्जन्म में विसर्ग संधि होगी। बढ़ते हैं आगे। संस्कृत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। सही जवाब होगा समधन कृत, विकल्प 2। जी हाँ दोस्तों, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। सही इसका जो जवाब है वो है विकल्प 2, समधन कृत बनेगा संस्कृत। तो विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वयोवृद्ध में कौन सी संधि है। स्वर गुण विसर्ग वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर वयोवृद्ध की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प 3 विसर्ग संधि। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी विसर्ग संधि, वयः धन वृद्ध, वयोवृद्ध। तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि यानी कि विकल्प 3 इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है। 10, 11, 13, 12। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, फिर से पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। ये सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 11। जी हाँ दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अगर स्वर की बात करें तो मुख्य स्वर जो है वो 11 है। विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने। देखिए दोस्तों, संयुक्त स्वर की बात की जा रही है। संयुक्त स्वर कितने हैं, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर संयुक्त स्वर की बात की जाए तो दोस्तों 4 संयुक्त स्वर हिंदी वर्णमाला में माने गए हैं। विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, 4 संयुक्त वर्ण हैं जिनमें ओ, औ, ए और आई, ये चारों जो हैं ये संयुक्त स्वर माने गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा 25। जी हाँ दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या कितनी है, 25। तो विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते आगे।
अगला प्रश्न है, इनमें नासिक के व्यंजन कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, नासिक के व्यंजन। तो नासिक के व्यंजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सही जवाब होगा साथियों मैं, यानी कि विकल्प 3। जी हाँ, नासिक के व्यंजन जो है वो है मैं। अब यहाँ पे नासिक के व्यंजन की बात करें तो दोस्तों मंगण, ये जो है जो वर्ग के अंत में आते हैं ये सब क्या है? नासिक के व्यंजन हैं, नाक से बोले जाते हैं, नाक से जो हवा निकलती है तो नासिक के व्यंजन इन्हें हम कहते हैं। तो मैं यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 3। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से स्वर परस्पर सवर्ण यानी कि सजातीय है? अ, ई, ओ, औ, उ, ए, ऐ। साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में इसके आने की संभावनाएं बनी रहती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 उ। जी हाँ दोस्तों, कौन से स्वर परस्पर सवर्ण यानी कि सजातीय हैं? तो यहाँ पर साथियों अ, ई गलत है, ओ और औ भी गलत है, ए, ऐ भी गलत है। यहाँ सही जवाब होगा उ और बड़ा ऊ जिसे हम कहते हैं। तो उ और ऊ ये दोनों सजातीय या सवर्ण स्वर हैं। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? जी हाँ दोस्तों, तालव्य यानी तालु से जो वर्ण हैं वो जो बोले जाते हैं तालव्य से, वो वर्ण तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों कौन सा वर्ण है जो उच्चारण की दृष्टि से तालव्य है? इसका सही जवाब होगा ज। जी हाँ दोस्तों, ईचुए शनाम तालु, संस्कृत में एक पंक्ति है ईचुए शनाम तालु, यानी कि ई और च वर्ग पूरा और ये जो है तालव्य वर्ण होते हैं। तो च वर्ग में ही ज भी आता है, इसलिए यहाँ पर ज क्या है? तालव्य वर्ण है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है, स्वर होते हैं घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को आप याद रखिए। घोष सही जवाब होगा यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, जो स्वर हैं, स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 1। स्वर क्या है साथियों? घोष। चलिए बढ़ते हैं आगे। आदमी शब्द किस भाषा का है? जी हाँ दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब है विकल्प 1 अरबी। जी हाँ, आदमी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है। तो विकल्प 1 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई? साथियों बहुत ही आसान सा सवाल है और इसका जवाब आप सभी को निश्चित रूप से आना चाहिए। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 4 14 सितंबर 1949। जी हाँ दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पूर्वी राजस्थान, यानी कि विकल्प 2। जो ढूंढाड़ी बोली है ये कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। जी हाँ दोस्तों, जयपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें बोले जाने वाली जो बोली है वही ढूंढाड़ी कहलाती है, इसलिए पूर्वी राजस्थान की ये बोली है। बढ़ते हैं आगे। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परामर्श, पराक्रम, पराभव, परायण। साथियों इसका सही जवाब अगर हम बात करें तो होगा परायण। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है, यानी कि परामर्श में भी परा उपसर्ग है, पराक्रम में भी है और पराभव जो शब्द है इसमें भी है, लेकिन जो परायण है इसमें परा उपसर्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 4। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं है? बतौर, सादगी, अलविदा और बेवजह। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 2। जी हाँ दोस्तों, सादगी। सादगी जो शब्द है इसमें किसी तरह का कोई उपसर्ग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द उपसर्ग रहित है। बतौर में ब उपसर्ग है, अलविदा में उपसर्ग है, बेवजह में भी उपसर्ग है, लेकिन सादगी में कोई उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग रहित शब्द की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सादगी विकल्प 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसी शब्द में वि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि किस शब्द में वि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? विहग, विज्ञान, विख्यात, विशुद्ध। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विहग। जी हाँ दोस्तों, विहग विकल्प 1 यहाँ पर सही जवाब होगा। विहग में वि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि इसमें वि उपसर्ग नहीं है। विज्ञान में वि उपसर्ग है, विख्यात में वि उपसर्ग है और विशुद्ध में भी वि उपसर्ग है, लेकिन विहग जो है यह स्वयं में एक संपूर्ण शब्द है, इसमें किसी तरह का कोई उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 1 विहग। अगला प्रश्न है, किस शब्द में
परा उपसर्ग नहीं है। पराक्रम, पराभव, पराश्रित और पराजित। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा पराश्रित। जी हाँ दोस्तों, पराश्रित। पराश्रित यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, यानी कि किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। तो पराक्रम में भी परा उपसर्ग है, पराभव में भी परा उपसर्ग है और पराजित में भी परा उपसर्ग, लेकिन पराश्रित में परा उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब की अगर हम बात करें तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है प्रत्याशित, आशा, आशित, प्रत्यय। जी हाँ दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 आशा। अप्रत्याशित जो शब्द है इसका मूल शब्द की अगर हम बात करें तो आशा इसमें मूल शब्द है। प्रति धन आशा धन इत। तो दोस्तों इसमें जो है मूल शब्द है आशा, तो विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? हरित, फलित, अमित, कुसुमित। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर होगा विकल्प 3 अमित। जी हाँ, इत प्रत्यय की बात करें तो हरित में इत प्रत्यय है, फलित और कुसुमित में भी इत प्रत्यय है, जबकि अमित में इत प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? जी हाँ दोस्तों, लिखावट, थकावट, रुकावट और महावट। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है विकल्प 4। जी हाँ, लिखावट, थकावट और रुकावट इन तीनों में आवट प्रत्यय है, लेकिन महावट में आवट प्रत्यय नहीं है। अतः इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 महावट। अगला प्रश्न है, राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अ, आ, व, औ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। राघव शब्द की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें जो प्रत्यय है वो है अ। तो विकल्प 1 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, ल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है? कमल, श्यामल, मंजुल, वत्सल। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा कमल। ल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, यानी कि कमल जो शब्द है इसमें ल प्रत्यय नहीं है। बाकी श्यामल, मंजुल और वत्सल इन तीनों में ल प्रत्यय है, लेकिन कमल की बात करें तो कमल में ल प्रत्यय नहीं है। तो इसका सही जवाब, इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प 1 कमल। तो दोस्तों इस तरीके से ये थी टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत 21 नंबर का टेस्ट पेपर आप सभी के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको टेस्ट पेपर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और भी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत सारे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। पक्का आपको बहुत फ़ायदा होगा आपकी तैयारी में। और साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।